जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत टोटल मैंने 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है और चैप्टर नंबर 6 में मैंने प्रश्नावली 6.1 भी कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6.2। लेकिन 6.2 पढ़ने से पहले या कोई भी प्रश्नावली मैं जब स्टार्ट करता हूं तो उससे पहले उसका पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन बताता हूं, ताकि आप उस पूरे प्रश्नावली को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सको। तो जो आज का प्रश्नावली है, प्रश्नावली 6.2, इसको पढ़ने से पहले इस चैप्टर का पूरा बेसिक समझ लेते हैं, ताकि इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसमें आपको 2 चीजें पढ़ना है, ठीक है, 2 बातें आपको जानना है। देखिए, एक प्रमेय है ना, प्रमेय कह सकते हैं, प्रमेय 6.1। अब 6.1 ही क्यों है, तो 6 का मतलब कि चैप्टर नंबर 6 का है और पहला प्रमेय है, इसलिए 6.1। तो एक प्रमेय जानना है, प्रमेय 6.1। इस प्रमेय का नाम क्या है, तो थेल्स का प्रमेय। किसका प्रमेय? थेल्स का प्रमेय। अब एक यूनान के वैज्ञानिक थे, है ना, यूनानी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स, उन्होंने ही इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो इसे बोलते हैं थेल्स का प्रमेय। ठीक है, एक और प्रमेय हम लोग को पढ़ना है, प्रमेय। अब ये पहला हो गया, तब दूसरा हुआ होगा ना, तो 6.2। अब ये क्या है, ये कौन सा प्रमेय है, इसका नाम क्या है? इस थेल्स का जो प्रमेय है ना, इसका सीधे विलोम है, यानी उल्टा है। तो दूसरा यही है कि थेल्स का विलोम प्रमेय। बात समझ में आ गया? यानी इन दोनों प्रमेय के मदद से हम इस पूरे प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी थेल्स का प्रमेय और थेल्स का विलोम प्रमेय। थेल्स का जो प्रमेय है उसे बोलते हैं प्रमेय 6.1 और 6.2 को बोलते हैं थेल्स का विलोम प्रमेय। अब ये समझते हैं कि आखिर में 6.1 क्या है और 6.2 क्या है, यानी थेल्स का प्रमेय यानी थेल्स का विलोम प्रमेय क्या है। देखिए, जो वैज्ञानिक थे थेल्स, उन्होंने बताया ना कि यदि कोई त्रिभुज है, ठीक है, यदि कोई त्रिभुज है, ठीक है, और त्रिभुज के, ध्यान सुनिए, त्रिभुज के किसी भी एक भुजा, है ना, जिसे मान लेता हूं कि ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो थेल्स ने कहा कि यदि किसी त्रिभुज की किसी भी एक भुजा, जैसे मैं किसी भी एक भुजा का मतलब बीसी लेता हूं, किसी भी एक भुजा के समांतर अगर ऐसी रेखा खींची जाए, ध्यान सुनिए, किसी भी एक भुजा के समांतर ऐसी रेखा खींची जाए जो अन्य 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करे। क्या करे? प्रतिच्छेद करे। देखिए, काट रहे हैं ना, अन्य 2 भुजाओं को। देखिए, 2 भुजा मतलब ए बी और ए सी को क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। तो अन्य 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करें तो इन भुजाओं का अनुपात समान होता है। इन भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समान होता है। देखिए, फिर से सुनिए, थेल्स ने क्या कहा था कि यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर, है ना, ऐसी रेखा खींची जाए जो अन्य 2 भुजाओं को क्या करे? प्रतिच्छेद करे। दिख रहा है, प्रतिच्छेद कर दी, समांतर खींची, दोनों समांतर गई हैं, तो अन्य 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद कर दें तो ये 2 भुजाओं का जो अनुपात होगा ना, इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। देखिए, ए बी सी और ये काटा हुआ है, तो मान लेता हूं ये डी है और ये क्या है? ई। ठीक है, अब देखिए, अब इन्होंने कहा था जो प्रमेय कि भैया भुजाओं का अनुपात, इसका मतलब क्या है कि देखिए, ए डी, है ना, इसका मतलब ये है कि ए डी बटे डी बी, है ना, इन भुजाओं का अनुपात दिख रहा है ना, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी, ये हमेशा बराबर होगा। किसने बताया था? थेल्स का प्रमेय ने। थेल्स ने यही कहा था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक ऐसी रेखा खींची जाए जो अन्य 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करें तो उन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होगा ना, वो क्या होगा? बराबर होगा। तो देखिए, इनका जो अनुपात बन रहा है ये क्या होगा? बराबर होगा। ये है थेल्स का प्रमेय।
थेल्स का जो विलोम प्रमेय क्या है, जस्ट इसका उल्टा था। इसका उल्टा ये था कि इसने कहा था कि यदि, है ना, यदि किसी त्रिभुज के ध्यान सुनिए, अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। अब क्या थेल्स का विलोम प्रमेय क्या है, सीधे इसका उल्टा। अब इसने कहा था कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं, है ना, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को, किसी भी दो भुजाओं को, जैसे ये ए बी, चाहे ए सी लीजिए, चाहे ए बी, चाहे बी सी लीजिए, कोई भी दो भुजा, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटा जाए, है ना, यानी ऐसा यहाँ पे एक बांटा जाए, ऐसा लाइन खींचा जाए कि इनका जो अनुपात हो वो क्या हो, बराबर हो। समझ रहे, क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा हो गया। कहा कि यदि किसी त्रिभुज के किसी दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटा जाए, है ना, समान अनुपात में बांटा जाए, है ना, तो प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, है ना, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी रेखा के क्या होगी, समांतर होंगी, है ना, तीसरी रेखा के समांतर होंगी। जैसे ये था डी और ये था ई। कह रहा अगर समान अनुपात में बांटा जाए, क्या किया जाए, समान अनुपात में बांटा जाए, तो ये जो प्रतिच्छेद करने वाली रेखा है ना, त्रिभुज की तीसरी भुजा जो है उसके क्या होती है, समांतर होती हैं। मतलब डी ई समांतर बी सी। ये देखिए, ये समांतर का चिन्ह है, तो ये उन्होंने सीधे उल्टा कह दिया। पहले यही था कि भैया अगर समांतर खींची जाए तो दो भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, पहला कह रहा था। उल्टा ये कह रहा है कि अगर दो भुजाओं को बराबर करते हुए आप प्रतिच्छेद करोगे तो वो जो प्रतिच्छेदित रेखा होगी ना, वो तीसरी भुजा की क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। ये था थेल्स का विलोम प्रमेय। तो आपको याद क्या रखना है, एग्जाम में आपको कैसे प्रयोग करोगे। देखिए, जब आपके सामने क्वेश्चंस आएगा तो आपको बस उस क्वेश्चंस को जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के आगे लिखोगे कि थेल्स का प्रमेय से हुआ है कि थेल्स का विलोम प्रमेय से हुआ है। ये बात आपको बस नोट करनी है। तो याद रखोगे कैसे, देखिए पहले कंडीशन में क्या हो रहा था, पहले कंडीशन में क्या हो रहा था कि त्रिभुज के किसी भी एक भुजा के समांतर रेखा खींच रहे थे, और दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है कि समांतर ला रहे हैं। तो याद रखिएगा, पहले कंडीशन में समांतर रेखा खींचनी है तो दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट देगा। लेकिन दूसरा कंडीशन कह रहा था कि अगर समान अनुपात में बटा हुआ है तो ऑटोमेटिक बांटने वाली जो रेखा है ना, वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो प्रश्नावली 6.2 का ये पहले दो प्रमेय आप दिमाग में बैठा लीजिए, यानी थेल्स का प्रमेय और थेल्स का विलोम प्रमेय। ठीक है, समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इसी का प्रयोग करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 6.17, यानी ये दोनों आकृतियां 6.17 की हैं। ठीक है, पहला और दूसरे में डी ई समांतर बी सी है। डी और ई के समांतर कौन है, बी सी है। याद रखिएगा, डी और ई के जो समांतर है वो बी सी है। यानी अब आप दिमाग पे सोचिए कि ये हमें समांतर दिया हुआ है, तो समांतर दिया हुआ है इसका मतलब कि थेल्स का पहला प्रमेय है, क्योंकि थेल्स यही कह रहा था कि यदि त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं से ऐसी रेखा खींची जाए जो दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करें, तो जो उनका अनुपात होता है वो बराबर होता है। ये थेल्स का प्रमेय पहला है, यानी 6.1 है। तो आपके दिमाग में यही याद रखना है कि जब समांतर दिया गया होगा तो पहला प्रमेय होगा। ठीक है, समांतर नहीं दिया गया है, समांतर ज्ञात करना है, तो समझिएगा कि वहां पे दूसरा प्रमेय यानी विलोम वाला लगेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर ना। देखिए, डी ई समांतर बी सी है, इसका मतलब पहला प्रमेय लगेगा। तो पहले में ई सी है ना, पहला क्वेश्चन में ई सी यानी ये ई और सी, और दूसरे में ए डी का मान बताइए, दूसरे में ये ए और डी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए अब क्या लिखेंगे, ध्यान सुनिए, क्या लिखेंगे कि डी ई समांतर बी सी, है ना, ये समांतर है, दिया हुआ है, तो आगे लिख दूंगा दिया है ना, दिया है। क्या दिया है, तो डी ई समांतर बी सी। तो कौन सा प्रमेय लगाएंगे, तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, है ना। कौन सा प्रमेय, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि इनके भुजाओं का अनुपात अगर ये समांतर है तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है, यानी ए डी, है ना, थेल्स प्रमेय से तो लिखूंगा ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी,
ई सी। चलिए अब बताइए AD का मान कितना है यहाँ पे, AD का मान 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 1.5 लिख दिया। DB कितना है, DB तो 3 है, 3 बराबर AE कितना है, AE है आपका 1 बटे EC तो आपको ज्ञात करना है ना, पहले में EC। तो चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, तिरछा गुणा करेंगे ऐसे, है ना, तिरछा गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1.5 EC बराबर 3 एकम 3। तो बताइए EC बराबर क्या हो जाएगा, 3 बटे 1.5। अब दशमलव कटेगा ऊपर 0, 15 दूना 30, यानी EC बराबर कितना आ गया, 2, और वो भी सेंटीमीटर में, 2 सेंटीमीटर। हमसे पूछा था कि EC का मान बताइए, तो EC कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, चलिए अब इसमें करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में AD का मान ज्ञात करना है, तो वही लिखूंगा जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, DE समांतर BC, तो लिखूंगा दिया है, क्या दिया है, DE समांतर BC, है ना, दोनों क्या है, समांतर है। तो चलिए अब ये समांतर है तो कौन सा प्रमेय, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अगर समांतर हैं तो इन भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, समान होगा। तो चलिए भुजाओं का अनुपात यानी AD बटे, है ना, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। चलिए AD का मान तो नहीं दिया है, वही ज्ञात करना है, तो AD बटे DB कितना दिया है, 7.2 बराबर AE कितना दिया है, 1.8 बटे EC कितना दिया है, 5.4। अब देखिए ये कट जाएगा, नीचे 18 तियां 54, दशमलव कट गया, 18 तियां 54 कट गया। अब बताइए ये 3 से इधर गुणा होगा, ऊपर तो ये 3 से गुणा होगा तो 3AD हो जाएगा बराबर 7.2 से 1 में हो जाएगा तो 7.2 ही हो जाएगा। तो बताइए AD बराबर क्या होगा, 7.2 बटे 3। अब 3 से 3 दूना 6, 3 चौक 12, यानी 2.4। तो AD बराबर कितना आ गया, 2.4 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। AD का मान कितना हो जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। ये कंप्लीट हो गया, पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। EC और AD का मान हमसे पूछा हुआ था, हमने कंप्लीट करा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी पे नोट कर लें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी त्रिभुज PQR, है ना, कोई त्रिभुज है PQR, ठीक है। तो पहले त्रिभुज बनाते हैं। देखिए एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है, क्या है, PQR। तो चलिए ये मान लेता हूं ऊपर P है और ये Q है और ये R है, ठीक है। की भुजाओं PQ और PR, देखिए ये PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F है। देखिए PQ पर बिंदु E है और PR पे F है। देखिए PQ पर यहाँ पे कहीं ना कहीं E होगा और PR पे यहाँ पे कहीं ना कहीं वो F होगा, ठीक है। क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR, EF कौन सा है, ये E और F समांतर QR होगा। मतलब हमें ये स्थितियां दी हुई हैं, है ना, इनकी भुजाओं का जो अनुपात का मान है वो दिया हुआ है और आपको बताना ये है कि क्या ये EF समांतर QR है। यानी आपको समझ में आया कि हमको समांतर बताना है, इसलिए थेल्स का विलोम प्रमेय है। अगर समांतर दिया होता तो थेल्स का प्रमेय है, हमें समांतर बताना है, इसका मतलब यहाँ पे थेल्स का विलोम प्रमेय लगेगा। बात समझ में आ गया। चलिए तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पहला नंबर लिखते हैं। देखिए ठीक है, अब ये पिक्चर हमारा रहेगा सबके लिए, तीनों क्वेश्चंस के लिए यही पिक्चर रहने वाला है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान सुनिए, जो मान दिया हुआ है वो आप लिखोगे। लिखने के बाद लिखोगे थेल्स का विलोम प्रमेय से, है ना, थेल्स का विलोम प्रमेय से, यानी थेल्स के विलोम प्रमेय से आपको सिद्ध करके ये बताना है कि भैया ये समांतर है कि नहीं है,
ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पे लिखेंगे थेल्स का विलोम प्रमेय से। अब देखिए क्या लिखूंगा कि विलोम प्रमेय क्या कहता है, ध्यान सुनिए। अगर आप देखेंगे तो विलोम प्रमेय क्या कहता है कि अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ही वो समांतर होंगी। तो देखिए भुजाओं का अनुपात क्या, पी ई बटे ई क्यू होगा ना, ई क्यू बराबर ऐसे ही पी एफ बटे एफ आर होगा। चलिए अब पी ई का मान कितना दिया हुआ है, 3.9 बटे ई क्यू कितना दिया हुआ है 3, है ना, बराबर पी एफ कितना दिया हुआ है 3.6 बटे एफ आर कितना हुआ है 2.4। देखते हैं ये बराबर है कि नहीं है। चलिए अब देखिए इसको काटेंगे 3.9 में 3 से तो 13 यानी 1.3, कितना 1.3। अब चलिए इसको काटते हैं, देखिए अब ये 12 से कटेगा, 12 दूना 24, है ना, दशमलव से दशमलव कट गया, है ना, ये दशमलव से ये दशमलव कट गया, तो 12 दूना 24, 2 से करेंगे 18, फिर 9 से करेंगे 9 दूना 18, फिर 2 से करेंगे 2 छक 12, फिर 3 से करेंगे तितरी का 9 और 3 दूना 6, 3 में 2 का भाग करेंगे तो आएगा 1.5, कितना आ जाएगा 3/2 है तो 1.5, इधर आया 1.3 और उधर आया 1.5, यानी 1.3 बराबर 1.5। थेल्स का प्रमेय जो विलोम था वो क्या कहता था कि अगर ये इनका अनुपात अगर बराबर होंगे तो ही ये समांतर होंगे। तो क्या लिखूंगा कि यह, ठीक है, या यहां भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, है ना, ये बराबर नहीं है। अतः अब अतः में क्या लिख देंगे कि पी ई बटे ई क्यू इक्वल नॉट, है ना, बराबर नहीं है, तो पी एफ बटे एफ आर, है ना, बराबर नहीं है। अतः ये लिख दिया, ठीक है। अब नीचे लिख देंगे यहाँ पे साइड में, इसलिए ई एफ तथा क्यू आर समांतर, है ना, ये वाला अब समांतर नहीं है, समांतर, ठीक है, समांतर नहीं है। हो गया, बस ये हो गया हमारा आंसर। पहला ऐसे ही करना है, दूसरा ऐसे ही करना है, तीसरा भी ऐसे ही करना है, सब क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है। बस अगर बराबर आएगा तो इसका मतलब प्रमेय लागू हो रहा है तो समांतर होगा, अगर नहीं है तो नहीं है। ठीक है, हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। हो गया, चलिए दूसरा प्रश्न में भी सब कुछ यही लिखेंगे, बस अब ये मान वाला हटाता हूं ताकि आपको मैं बता सकूं। देखिए दूसरा प्रश्न सब कुछ यही रहेगा, कोई नया चेंज नहीं करने वाले, सब यही रहेगा। चलिए अब देखिए दूसरा प्रश्न, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 नंबर, वही थेल्स का विलोम प्रमेय लगाएंगे पीई। अब देखिए यहाँ पे पीई कितना है तो 4 सेंटीमीटर लिखूंगा, 4 बटे ई क्यू कितना है, देखिए ई क्यू चाहे क्यू ई 4.5 तो लिख दूंगा 4.5 बराबर पी एफ कितना है तो 8, ठीक है ना, पी एफ है आपका 8 और एफ आर या आर एफ दोनों सेम है ना। देखिए एफ आर या आर एफ है ना, यही दूरी कितना है 9 सेंटीमीटर यानी 9। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 बटे 4.5 है, देखिए 4 बटे 4.5, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 40, 40 बटे 45 यानी हो जाएगा 40 बटे 45 बराबर ये कितना है 8 बटे 9। देखिए कटेगा किससे, 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 बटे 40 यानी हमें दिख रहा है यहाँ पे कि 8 बटे 9 बराबर 8 बटे 9। ये बराबर आ गया ना, ये बराबर आ गया तो ध्यान से लिख। अब देखिए ये बराबर हो गया ना, अब कहूँगा अतः भुजाओं का अनुपात बराबर है। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा पी ई अपान ई क्यू बराबर पी एफ अपान एफ आर, है ना, अनुपात बराबर है, इसलिए ई एफ तथा क्यू आर
समांतर हैं, है ना। ई एफ तथा क्यू आर क्या है, समांतर है, हमें सही हो गया, प्रूफ हो गया। अगर बराबर नहीं आया होता तो ये समांतर नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट, बहुत आसान है, देख रहे हैं ना, कुछ नहीं करना है। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, अब इसे नोट कर लीजिए। चलिए मान को हटाता हूं सिर्फ, देखिए अब तीसरा प्रश्न हम लोग करते हैं। चलिए देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा है वही पी क्यू बराबर 1.28। चलिए पी क्यू, अब देखिए ये पी क्यू का मान दिया है, ठीक है। तो हम लोग ये थेल्स का जो विलोम प्रमेय है ये जानते हैं ना। अब वहां पे थोड़ा सा चेंज किया है, पी क्यू का मान दिया है। देखिए हमें चाहिए पी ई, लेकिन नहीं पी क्यू दिया है। तो देखिए पी क्यू बराबर 1.28। तो देखिए लिखूंगा पी क्यू बराबर 1.28। अब बताइए जो ये पी क्यू है, देखिए ये पी क्यू, ये पी ई और ई क्यू से मिलकर बना है कि नहीं, यानी पी क्यू की जगह पे पी ई प्लस ई क्यू बराबर 1.28 होगा। देख लीजिए पी क्यू पी ई और ई क्यू से बना है, ठीक है। चलिए तो पी ई हमें यही चाहिए ना, और प्लस ई क्यू। अब ई क्यू दिया है, पी आर दिया हुआ है, चलिए पी आर। अब ये हो गया हमारे पास पी ई प्लस ई क्यू बराबर 1.28। ये हो गया हमारे पास, जो भी है इसको रखे रहते हैं, ये मान लेते हैं एक समीकरण। चलिए दूसरा दिया है पी आर, पी आर बराबर दिया हुआ है 2.56, है कि नहीं। देखिए पी आर ये वाला, इसका मतलब पी एफ प्लस एफ आर, है ना। तो पी एफ प्लस एफ आर बराबर 2.56, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हमें दिया है पी ई बराबर कितना दिया हुआ है 0.18 और पी एफ दिया है। देखिए पी ई दिया हुआ है और पी एफ दिया हुआ है। हम अब बताइए पी ई का जो मान है ना, देखिए पी ई, तो अब लिखूंगा इसको मान लेता हूं समीकरण 2। तो लिखूंगा समीकरण 1 से, ध्यान सुनिए, ठीक है, 1 से। अब पी ई प्लस ई क्यू बराबर 1.28, है ना, यही ना है समीकरण 1। देखिए तो पी ई का मान दिया हुआ है यहाँ पे, तो ई क्यू का मान हम ज्ञात करेंगे, है ना। पी ई अगर इसमें रखूंगा तो ये निकल जाएगा। तो देखिए 0.18 प्लस ई क्यू बराबर 1.28। तो ई क्यू बराबर क्या हो जाएगा 1.28 माइनस 0.18। 8 में से 8 गया 0, 2 में से गया 1, यानी 1.10 आ गया ई क्यू का मान, ठीक है। देखिए पी ई का मान दिया हुआ है यहाँ पे चाहिए, और ई क्यू का मान ये आ गया 1.10 हो गया। चलिए ऐसे ही पी एफ का मान दिया हुआ है और एफ आर का निकालेंगे समीकरण 2 से। तो क्या लिखूंगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, पी एफ प्लस एफ आर बराबर 2.56। चलिए पी एफ, ठीक है। चलिए पी एफ का मान कितना देगा 0.36। तो 0.36 प्लस एफ आर निकालना है, एफ आर बराबर 2.56। तो बताइए एफ आर बराबर क्या होगा 2.56 माइनस 0.36, घटा दीजिए, 6 में 6 गया 0, 5 में से 2 गया 3, और ये बचा 2.20, यानी ई क्यू का भी मान आ गया और एफ आर का भी मान आ गया, और यहाँ पे पी ई और पी एफ दिया हुआ था, इस फार्मूले पे हम रख लेंगे। बात समझ में आ गया। चलिए अब आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए ई क्यू और एफ आर के मान की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। देखिए ई क्यू और एफ आर, पी ई और पी एफ वहां दिया हुआ था, हमने कर लिया, ठीक है। चलिए अब इसे हटाता हूं, देखिएगा, ओहो ई क्यू क्या है 1.10, चलिए यहीं पर रहने देता हूं अभी। चलिए पी ई कितना है 0.18 बटे ई क्यू कितना है 1.10, है ना। अब इसे हटा दो। चलिए ऐसे ही बराबर क्या है पी एफ कितना है 0.36 बटे एफ आर कितना आया है 2.20, ठीक है। अब मैं इसे हटा दूंगा। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या होगा। देखिए 2 अंक तक ऊपर दशमलव है ना, तो ये हट जाएगा, दशमलव से ऐसे ही कट जाएगा। चलिए अब देखिए किससे कटेगा, ये 9 से 9 दूना 18, 2 से कटेगा 55 बार में, ठीक है। अब ये देखिए ये कटेगा आपका जो है कि 18 से 18 दूना 36, ये 110, फिर से 9 दूना 18, 2 से ये 55, यानी हमें दिखा 9/55 बराबर 9/55, यानी हमें भुजाओं का अनुपात क्या हो गया बराबर। तो लिखूंगा
अतः भुजाओं का अनुपात बराबर है ना। इसलिए पी ई अपान ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, है ना। जो अनुपात क्या है, बराबर है, तो बताइए इसलिए, है ना, इसलिए क्या है, ये समांतर है, इसलिए ई एफ तथा क्यू आर समांतर है। क्या है ये, समांतर है। बस यही आपको करना था, यानी हमने जो पढ़ा है थेल्स का प्रमेय, वही प्रमेय का प्रयोग करके इस क्वेश्चंस को करना था। यानी प्रश्नावली 6.2 का टोटल मैंने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, और साथ में इंट्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करूंगा। तो बस आपको एक ही चीज करना है, लाइक कमेंट शेयर करें या ना करें, जो भी स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देखते हैं, बस कमेंट में अपना डाउट जरूर बताएं कि आपको क्या डाउट्स आया। मैं हर एक डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आप मुझे जब तक कमेंट करके बताएंगे नहीं, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा आपको डाउट क्या है। ठीक है, तो बस वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा कि कैसा लगा और डाउट्स क्या है। जय हिंद।